13 रुकनी काबीना तो मुकम्मल काबीना होती है। अच्छा। तो 2 मशीर हैं, 15-16 लोगों की कैबिनेट, इधर मिड साइज कैबिनेट। क्या क्या बनानी तो इमरान खान के साथ मुलाकात करके थी और बना दी है कोर कमांडर के साथ मुलाकात करके। मेरा मतलब है इसे कहते हैं दिखानी सज्जी मारनी खब्बी। ये सब भाइयों को काबीना में शामिल किया जा रहा है और फिर पीटीआई ये कहती है कि वो मौरूसी सियासत के खिलाफ है। एबटाबाद से टिकट उमर यूब की बेगम को दिया गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ मौरूसी सियासत के खिलाफ है। वज़ीर असद कैसर के भाई को बनाया गया है, तहरीक इंसाफ मौरूसी सियासत के खिलाफ है। लेकिन खुर्रम ज़ीशान साहब ने कहा है वर्दियाँ पहन कर करियाना स्टोर चलाना बंद करो, प्रॉपर्टी डीलिंग, ठेकेदारी, सौदागरी और दुनिया के हर धंधे में टांग अड़ाना बंद करो, मुल्क के दिफा पर तवज्जो दो। यकीनन उनका निशाना फ़ौज है और वो कह रहे हैं कि फ़ौज जो है वो जो कारोबार चला रही है वो हाल गवर्नमेंट के लिए या मुश्किल था कि तोशाखाना 2 भी चलाती रहे और 9 मई भी चलाती रहे। तोशाखाना 2 तकरीबन कंप्लीट हो गया है, तो ये ट्रायल्स भी गवर्नमेंट कंप्लीट करना चाहती है 26 नवंबर तक। सलमान अकरम राजा के कंट्रोल में अलीमा खान का सोशल मीडिया है जिसमें आदिल राजा और इमरान रियाज खान और ये सब लोग हैं। ये इस लड़ाई को आप देखें कि बुशरा बीबी की तर्जुमान अलीमा खान के तर्जुमान से लड़ रही है और मिशाल ने कहा है कि आपका सोशल मीडिया मेरे खिलाफ ट्रोलिंग करता है, और फिर ये आलिया हमजा और आदिल राजा की लड़ाई भी आपको नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है इकरा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे केपी हुकूमत का। तो सीएम केपी की जानिब से 13 रुकनी काबीना जो है मुख्तसर काबीना तश्कील दी गई है, लेकिन सुहेल अफरीदी तो डटे हुए थे कि खान से मुलाकात के बगैर काबीना नहीं बनानी और कोर कमांडर से मुलाकात के बाद फ़ौरन एक छोटी काबीना तश्कील दे दी है। नहीं, 13 रुकनी काबीना तो छोटी नहीं होती। छोटी काबीना तो होती है 4 या 5 या 6 लोगों की। 13 रुकनी काबीना तो मुकम्मल काबीना होती है। अच्छा। तो 2 मशीर हैं, 15-16 लोगों की कैबिनेट, इधर मिड साइज कैबिनेट, और इसको हम बिल्कुल ठीक कैबिनेट कहते हैं। ये कोई छोटी कैबिनेट नहीं है, पहली बात आप ये समझें। दूसरी बात ये है कि ये बात भी, ये तबसरा भी आपका बिल्कुल ठीक है कि बनानी तो इमरान खान के साथ मुलाकात करके थी और बना दी है कोर कमांडर के साथ मुलाकात करके। मेरा मतलब है इसे कहते हैं दिखानी सज्जी मारनी खब्बी। आपने इमरान खान से मिलकर कैबिनेट बनानी थी, आपने कोर कमांडर के साथ मिलकर बना ली है। अब सूरत हाल ये है कि बैरिस्टर सैफ इसमें नहीं है, वो कहते हैं जी हमने एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा। चलिए सर, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन क्लब कर लेती हूँ उसमें कि अगर हम बात करें फैसल तरक़ई की और आकिबुल्ला खान की, तो गंडापुर के दौर में उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा था, लेकिन इस काबीना में उन्हें फिर से शामिल किया गया है। क्या वजह है कि बैरिस्टर सैफ को जो है वो नज़रअंदाज किया गया? देखिए, बैरिस्टर सैफ के बारे में ये कहा जाता था कि वो गंडापुर और इमरान खान दोनों के दरमियान एक ब्रिज थे एस्टैब्लिशमेंट का। वो इमरान खान से मिलते भी बहुत थे जेल में जाकर। इमरान खान उनसे, मेरा मतलब है, काम भी बहुत लेते थे। अब काम पूरा हो गया, उनको फारग कर दिया गया। ऐसे ही होता है, बैरिस्टर सैफ फिर अकोमोडेट हो जाएंगे। वो एस्टैब्लिशमेंट का अगर इत्मीनान उन्हें हासिल है तो वो आगे अकोमोडेट हो जाएंगे। जहाँ तक आपने असद कैसर के भाई और शहराम तरकई के भाई की बात की है, तो उमर यूब का भाई हो, असद कैसर का भाई हो, फैसल तरकई का भाई हो, ये सब भाइयों को काबीना में शामिल किया जा रहा है और फिर पीटीआई ये कहती है कि वो मौरूसी सियासत के खिलाफ है। एबटाबाद से टिकट उमर यूब की बेगम को दिया गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ मौरूसी सियासत के खिलाफ है। वज़ीर असद कैसर के भाई को बनाया गया है, तहरीक इंसाफ मौरूसी सियासत के खिलाफ है। तरकई के भाई को वज़ीर बनाया, मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ है। तो ये जो भाइयों को, बेगमों को, बहनों को नवाजने का, ख़ानदान को नवाजा जा रहा है तहरीक इंसाफ में, उसके बाद तहरीक इंसाफ को मौरूसी सियासत के बारे में तो बात नहीं करनी चाहिए। और मौरूसियत क्या होती है? मौरूसियत यही होती है कि आपके बाद मेरा भाई, मेरे भाई के बाद आपका भाई, आपस में भाई। अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे ये एतराज़ है कि वो मौरूसियत है, और नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर ये एतराज़ है कि वो मौरूसियत है, तो फिर उमर यूब के भाई को वज़ीर बनाना और उमर यूब की बेगम को एमएनए का टिकट देना मौरूसियत नहीं है? मतलब
अपनी तौर पे तो एक मिनी नवाज शरीफ उमर यूब भी हो गया ना कि भाई वजीर बनवा लिया, बेगम को टिकट दिला दी एमएनए की, तो मरूसियत तो हो गई। असद कैसर के भाई को वजीर बना दिया, तरकई के भाई को वजीर बना दिया। तो सब के जो भी तहरीक इंसाफ के बड़े जिम्मेदारान हैं वो केपी की हुकूमत में से अपना हिस्सा नोच नोच के ले रहे हैं, अपने अपने भाइयों को, अपने अपने खानदान वालों को वजीर बनवा रहे हैं। ये बात गंडापुर के दौर में भी जारी थी और ये बात सुहेल अफरीदी के दौर में भी जारी है। आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जितने मर्जी नारे लगाएं, लेकिन ये जो इक़्तिदार की बंदर बांट केपी में खानदानों के अंदर जारी है उस पर भी बात होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एस्टैब्लिशमेंट में तो नहीं होती ना, ये लोग तो अपने आप को नवाजते रहते हैं व्हेन इट कम्स टू लाइक गवर्नमेंट्स। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि कोई फर्क नहीं है गंडापुर और सुहेल अफरीदी की कैबिनेट में। 90% कैबिनेट वही है, 90% लोग वही हैं। जो गंडापुर ने एंड पे असद कैसर और उनके भाइयों को निकाला था वो इसलिए कि वो गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रहे थे। आज उनको दोबारा शामिल कर लिया गया है क्योंकि सुहेल अफरीदी का ख्याल है कि उनके बगैर फिर वो अगर अब निकालेंगे तो फिर साजिश शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये जो इक़्तिदार की बंदर बांट का खेल केपी में नज़र आता है वो हमें सबको साफ नज़र आता है। कहने को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे ज़रूर लगाए जाते हैं, लेकिन अंदर से जो उनका हाल है वो बाकी सियासी जमातों से भी बुरा है। मुज़म्मिल साहब, आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे मुकदमात की। तो व्हेन इट कम्स टू मुकदमात, GHQ हमला केस समेत 11 मुकदमात हैं 9 मई के। उनके मुकदमात का ट्रायल का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया और उसके अकॉर्डिंगली खान साहब जो हैं वीडियो लिंक के ज़रिए उनको डयाला जेल से पेश किया जाएगा। इसका क्या मकसद ये है कि खान साहब को तन्हाई में रखा जाए? नहीं, तन्हाई में तो नहीं रखा जा रहा। उनका तोशाखाना 2 का ट्रायल जो है वो भी 28 नवंबर तक ख़त्म मुलतवी किया गया है और ये ट्रायल्स 5 नवंबर से शुरू कर दिए गए हैं। अब मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लिए या मुश्किल था कि तोशाखाना 2 भी चलाती रहे और 9 मई भी चलाती रहे। तोशाखाना 2 तकरीबन कंप्लीट हो गया है, तो ये ट्रायल्स भी गवर्नमेंट कंप्लीट करना चाहती है 26 नवंबर तक। तो मुझे लगता है तोशाखाना 2 और ये GHQ हमला केस और ये सारे जो हैं फैसले गवर्नमेंट इकट्ठे ही सुनाना चाहती है और उसके लिए इकट्ठे सुनाने के लिए ट्रायल्स को इकट्ठे चलाने की भी कोशिश की जा रही है। ये जो अब इनसे इमरान खान के ख़िलाफ़ इंसदाद 9 मई और GHQ हमला केस का ट्रायल 5 नवंबर से शुरू होगा। अगर ये डे टू डे पे चलता है और उनको वीडियो लिंक से पेश करने में हुकूमत कामयाब हो जाती है, जेल कामयाब हो जाती है, ट्रायल चलाने में कामयाब हो जाते हैं। पिछली दफ़ा वीडियो लिंक से काफ़ी मसाइल पैदा हुए थे, कभी व्हाट्सएप से कनेक्ट हो रहा था, कभी कहते। अब लगता है हुकूमत ने कोई बंदोबस्त कर लिया होगा जिसके तहत इमरान खान जो है वो म्यूट रहेंगे। जब उनको इजाज़त दी जाएगी सिर्फ तब वो बोल सकेंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा ये था कि वो बीच में बोलना शुरू कर देते थे, वो अपनी तकरीर शुरू कर देते थे, ट्रायल रुक जाता था। तो मेरे ख्याल में आप कोई वीडियो लिंक का प्रॉपर बंदोबस्त जेल में कर लिया गया होगा और उनको उसमें पेश किया जाएगा। तो ये ट्रायल्स मेरे ख्याल में 9 मई में और GHQ में भी इमरान खान को फाइनल करना चाहते हैं, वो सज़ाएँ लेकर जाना चाहते हैं। तो मुझे तोशाखाना 2 और 9 मई और GHQ की सज़ाएँ ऑलमोस्ट मुकदमात इकट्ठे ही सज़ाओं की तरफ जाते नज़र आते हैं। तो कहते तन्हाई का नहीं इशू नज़र आता मुझे। अभी पिछले दिनों फिर मुलाकात हुई है, मुलाकातें होती रहेंगी, ट्रायल्स भी चलते रहेंगे। मिशाल यूसुफजई की जानिब से सलमान अकरम राजा को जो आड़े हाथों लिया गया, वजह क्या है? देखिए, सलमान अकरम राजा साहब अलीमा खान ग्रुप में, मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी ग्रुप में। आप एक बात समझे, सलमान अकरम राजा के कंट्रोल में अलीमा खान का सोशल मीडिया है जिसमें आदिल राजा और इमरान रियाज खान और ये सब लोग हैं। बुशरा बीबी का सोशल मीडिया इतना मजबूत नहीं है, लेकिन लोग बुशरा बीबी के साथ हैं और मिशाल यूसुफजई। ये इस लड़ाई को आप देखें कि बुशरा बीबी की तर्जुमान अलीमा खान के तर्जुमान से लड़ रही हैं और मिशाल ने कहा है कि आपका सोशल मीडिया मेरे खिलाफ ट्रोलिंग करता है। और फिर ये आलिया हमजा और आदिल राजा की लड़ाई भी आपको नज़र आ रही है। बड़ी सिंपल, आलिया हमजा ने आदिल राजा पर मुकदमा करने का कहा है और आदिल राजा कहता है आपको मुकदमा करने के पैसे कहाँ से मिलेंगे। मतलब आदिल राजा का मौक़िफ़ है कि पैसे मैं जो मर्ज़ी कहता रहूँ, जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे आप मेरे खिलाफ मुकदमा कैसे कर सकते हैं। तो एक लड़ाई हमें PTI के अंदर नज़र आना शुरू हो गई है। ये लड़ाई गंडापुर के वक्त में भी मौजूद थी, फिर जब गंडापुर को हटाने की बात हुई तो ये लड़ाई थम गई। सुहेल अफरीदी के शुरू के दिनों में हमें ये लड़ाई ख़त्म हो गई थी और नज़र नहीं आ रही थी और पूरी PTI मुत्तहिद नज़र आ रही थी।
لیکن اب پھر کریکس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. بشرا بی بی، علیمہ خان کے کریکس اور باقی سارے کریکس. میرے خیال میں اگلے چند دنوں میں یہ گروپنگ آپ کو مزید نظر آئے گی، یہ لڑائی مزید نظر آئے گی. تو یہ جو خرم ذیشان کی جانب سے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد ایک سخت قسم کا ٹویٹ کیا گیا ہے، تو کیا یہ بھی عشق عمرانی میں مرنے آئے ہیں؟ دیکھیں، خرم ذیشان صاحب نے کہا ہے وردیاں پہن کر کریانہ سٹور چلانا بند کرو، پراپرٹی ڈیلنگ، ٹھیکیداری، سوداگری اور دنیا کے ہر دھندے میں ٹانگ اڑانا بند کرو، ملک کے دفاع پر توجہ دو، آئین کی حدود میں رہو، بیرکوں میں واپس جاؤ. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور یقیناً ان کا نشانہ فوج ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ جو کاروبار چلا رہی ہے وہ تو ڈائریکٹلی کیوں نہیں کہا؟ ڈائریکٹ ہی ہے، سب کو سمجھ آ رہا ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے. تو خرم ذیشان صاحب نے اپنی جو سینیٹر بننے کے بعد جو یہ ان کا پہلا ٹویٹ ہے، ویلکم ٹو دا فیلڈ والی بات ہے. تو آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ خرم ذیشان صاحب کتنا عرصہ اپنے ٹانگوں پہ اور پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں. ہم نے یہاں اعظم سواتی صاحب کو جو ہے آرمی چیف کو گالیاں نکالتے بھی دیکھا ہے، اور بعد میں وہ فوج کے ساتھ تعاون اور فوج کے ساتھ مذاکرات کے سب سے بڑے داعی بن گئے تھے. تو وہ کہتے ہیں گھوڑا اور گھوڑے کا میدان ہے. ابھی تو خرم ذیشان نے پہلا قدم رکھا ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں. اس سے پہلے ہم نے وزیر اعلیٰ کے پی کو دیکھا ہے کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ کے پی نے 3-4 بڑے اعلان کیے. ایک اعلان انہوں نے کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے کسی نمائندے کو نہیں ملوں گا، وہ کور کمانڈر سے ملے. ایک انہوں نے اعلان کیا کہ میں عمران خان سے ملاقات کے بغیر کابینہ نہیں بناؤں گا، انہوں نے ملاقات کے بغیر کابینہ بنائی. انہوں نے کہا میں ملک میں صوبے میں کوئی فوجی آپریشن نہیں ہونے دوں گا. آج ایک سٹوری یہ بھی ہے کہ ان کے جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں ڈرون حملے اور آپریشنوں میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ خاموش ہیں گنڈا پور کی نسبت. میرے خیال میں سیاست کے میدان کی حقیقتیں اور ہوتی ہیں اور نعرے بازی اور ہوتی ہے. قرارداد پاس ہوئی، بلدیاتی الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے، لیکن پنجاب خود تو بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ قرارداد پنجاب اسمبلی نے پاس کی ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پنجاب میں تو بلدیاتی انتخابات تاخیر کا شکار ہیں، اور ہم اس میں صرف مریم نواز کی حکومت کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. پی ٹی آئی کے 4 سال میں بھی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات تو نہیں ہوئے. عثمان بزدار کے دور میں کوئی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوئے نہیں ہوئے. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات ایک معمہ رہے ہیں کہ پنجاب کی کوئی بھی حکومت پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں کراتی ہے. لیکن پنجاب اسمبلی نے اب ایک قرارداد پاس کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 140A میں ترمیم کر کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو آئینی تحفظ دیا جائے کہ یہ 90 دن میں ہوں گے. اور یہ اب یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اصل میں ڈیمانڈ ہے ایم کیو ایم کی. جب ایم کیو ایم کا مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کا جو سائن ہوا تھا ایگریمنٹ، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آئین میں ترمیم کر کے بلدیاتی اداروں کو اور بلدیاتی انتخابات کو آئینی تحفظ دیا جائے گا. یہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے. اب ایم کیو ایم کی اس ڈیمانڈ کے حق میں نہ پیپلز پارٹی ہے نہ پی ٹی آئی ہے. مطلب سندھ پیپلز پارٹی بھی اس کے لیے تیار نہیں، پی ٹی آئی بھی تیار نہیں. لیکن مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ایم کیو ایم کا چونکہ اتحاد ہے، تو مسلم لیگ نون نے پہلے سٹیپ میں پنجاب اسمبلی سے یہ قرارداد کرا لی ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو بلدیاتی انتخابات ہیں یا بلدیات کا جو چیپٹر ہے لوکل گورنمنٹ کا، وہ پروونشل چیپٹر ہو گیا ہوا ہے، اس کو ڈیوالو کر دیا گیا. اب اس کے بعد صوبوں نے بلدیاتی ادارے اچھے نہیں بنائے، یہ بھی حقیقت ہے. اگر پیپل پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کرائے ہیں تو ڈمی ہیں، نہ کسی میئر، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں. کے پی میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں بلدیاتی اداروں کے پاس کوئی اختیار نہیں، سارے اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں. بلوچستان کے بلدیاتی اداروں کے پاس کوئی اختیار نہیں، سارے اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آئینی ترمیم کی تو ضرورت ہے کہ پورے ملک میں یکساں بلدیاتی اداروں کا نظام ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ ایم کیو ایم کی شرط پہ کیا گیا ہے، اسی لیے آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے شہباز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، وہ پنجاب اسمبلی بھی گئے ہیں. اب آج کل 27ویں ترمیم کی بہت باز گشت ہے. اقرا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرامز میں بتایا ہے کہ 27ویں ترمیم کا آنا ہے اور وہ ٹھہر گیا ہے آنا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو اب بلدیاتی اداروں والی بات ہے کہ 90 دن میں انتخاب ہوں گے، یہ وہ، اس کو 27ویں ترمیم کا حصہ بنانے کی بات ہے. اب پیپلز پارٹی اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایم کیو ایم کی خواہش پہ کیا گیا ہے، ان کی خواہش پوری کر دی گئی ہے.
नहीं, ख्वाहिश तो पूरी होगी जब इस पे आईनी तरमीम की जाएगी, लेकिन पहले एक सूबे का मुतालबा तो बनाया गया है। अब बाकी सूबे इस मुतालबे की तौसीक करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एक सूबे का मुतालबा तो इसको बनाया गया है। कुछ ना कुछ MQM को राज़ी करने की कोशिश तो की जा रही है। इस साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन FIA ने आज यूटर्न लेते हुए मुकदमा वापस लेने के लिए अपने डिप्टी डायरेक्टर क्राइम कराची जोन को ख़त लिख दिया है। तो ये यूटर्न की वजह क्या हो सकती है आखिर? यूटर्न की वजह ये है कि वो जो मुकदमा है वो बहुत बड़े सनती ग्रुपों के ख़िलाफ़ है। मतलब उन्होंने जो रिफ़ंड दिए हैं वो कोई गरीब आदमी को तो दिए ही नहीं है। उनके क्लाइंट्स तो पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बैंक्स हैं। अगर वो रिफंड गलत भी हुए हैं तो वो बड़े बैंक्स और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उसके जिम्मेदार हैं। मामला शब्बर जैदी का नहीं है, मामला उन बड़े सनतकारों और इंडस्ट्रियलिस्ट का भी है। आपको पता है पिछले दिनों जब FBR ने सख्तियां करनी शुरू की और कहा कि हम गिरफ्तारियां कर लेंगे, तो सारे सनतकार मिलकर आर्मी चीफ को शिकायत लगाने चले गए, चेयरमैन FBR की। तो ये सनतकारों से और इन सब से सरमायाकारों से पाकिस्तान की जो टैक्स रजीम भी है और इदारे हैं, हुकूमतें हैं, वो डरती हैं। इनके ये आपकी शिकायत जाके आर्मी चीफ को लगाते हैं, हुकूमत की शिकायत आर्मी चीफ को लगाने की ताकत रखते हैं। इस मुल्क का सनतकार और सरमायाकार हुकूमत की शिकायत आर्मी चीफ को लगाने की ताकत रखता है और आर्मी चीफ से हुकूमत को ये कहलवाने की आदत रखता है कि इन पर सख्ती ना की जाए। मेरे ख्याल में वो असल मसला उन सनतकारों और बैंक्स का है जिनको रिफ़ंड मिला है। शब्बर जैदी का तो कोई इशू नहीं है, उनका प्रेशर आया होगा तो मुकदमा ख़त्म वापस लेने की बात है, लेकिन मुकदमा सच्चा है, उन्होंने रिफ़ंड दिया है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल YouTube चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।